2024 के मुकाबले में विपक्ष का झंडा बुलंद कौन करेगा? किसकी सरपरस्ती में विपक्ष मोदी का मुकाबला करेगा? वो कौन होगा जो एनडीए के सामने दावेदारी रखेगा? अब भले ही विपक्ष बैठक पर बैठक कर ले, यूं देखा जाए तो विपक्ष एक के बाद एक बैठकें कर भी रहा है, लेकिन चुनाव किस तरह से लड़ना है, किस तरह से आगे रणनीति के तहत यहाँ बीजेपी सरकार को चुनौती दी जाएगी, कैसे सामना किया जाएगा, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा, कौन साथ आएगा, कौन पीछे छूटेगा, कौन साथ निभाने वाला है, कौन धोखा देने वाला है, ये कई सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में हैं। और देखिए ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है। आज भी आपने देखा कि बीजेपी एक बार फिर से आ गई और कहा कि ये मजबूती नहीं बल्कि मजबूरी वाला गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन है। इस तरह के तमाम हमले लगातार जारी है, पर इस बीच एक बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है और वो सवाल ये है कि जीत हुई तो किसके सर बंधेगा सेहरा, हार हुई तो किसके सर बंधेगा ये भी ठीक रहा। ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से खींचतान चल रही है, संयोजक कौन होगा, कभी कहता है कि हम दावेदार हैं, पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, समर्थक कुछ कहते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? तो आइए एक करके इस पर नजर डालते हैं, क्योंकि मुकाबला तो जाहिर सी बात है बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि विपक्षी पार्टी ये कहती है कि साहब देखिए 200 रुपए कम करने पड़े इनको हमारी बदौलत, क्योंकि हमारी 2 बैठकों का इतना डर हो गया कि 200 रुपए आपको कम करने पड़ रहे हैं। रिएक्शंस पहले एक बार जान लीजिए किस तरह से नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नीयत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। देखिए 2024 के चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव भी है। आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल भी इसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के गढ़ में भी जाते हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं, वो राजस्थान में भी जाते हैं और वहां पर पार्टी को मजबूत करने की बात भी करते हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ आप जहां बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, वहां पर सबसे बड़ी लड़ाई आपस में है या वाकई बीजेपी के साथ में है, यह भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है, कंफ्यूजन है शरद पवार की स्थिति को लेकर। हालांकि शरद पवार बार बार कह रहे हैं कि हम तो साथ में रहेंगे इंडिया गठबंधन के, लेकिन अजीत पवार को लेकर उनका बयान, सुप्रिया सुले को लेकर का बयान, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए अब चर्चा करेंगे, मेरी सहयोगी प्रिया भी जल्दी मुंबई में होंगी और वहां का हाल क्या है वो बताएंगी कि फिलहाल बैठक में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, इसको लेकर ज्यादा अपडेट होगा। ये तमाम तस्वीरें हमारी नजर में रहने वाली हैं, लेकिन कई सवाल जो उठ खड़े हुए हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये दोस्ती जो इस वक्त बनाई जा रही है वो कितना दूर तक जाने वाली है। क्या वाकई सब अपना एक दूसरे के साथ निभा भी पाएंगे या नहीं? देखिए स्टूडियो में मेरे साथ में राहुल जी हैं, मनीष जी मेरे साथ में इस वक्त हैं और बाकी के मेहमान जल्दी हमारे साथ में होंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता जल्द होंगे, डॉक्टर हामिद हुसैन प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ में हैं और बाकी 2 का तारुफ मैं आपसे करा ही चुकी हूं। तो चलिए दीपक रंजन भी हमारे साथ में, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूं कांग्रेस के साथ में। डॉक्टर हामिद हुसैन साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, इनफैक्ट जनता ये जानना चाह रही है कि बीजेपी को चुनौती देने के लिए रणनीति क्या होगी, क्योंकि एक तरफ कुनबा जो जोड़ा जा रहा है बीजेपी से लड़ाई के लिए, जिसको आप कह रहे हैं कि ये देश की लड़ाई है, उस देश की लड़ाई के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है और वो स्ट्रैटेजी इस बार तैयार हो पाएगी क्या इस बैठक में? हामिद साहब है क्या टीम हमारे साथ में? हामिद साहब सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। दीपक रंजन जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है, जो सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाह रही हूं वही सवाल मेरा आपसे भी है। यूपी में आपकी पार्टी बहुत बड़ी है, पिछली बार विधानसभा चुनाव में खूब अच्छा परफॉर्म किया
और बीजेपी के लिए मुश्किलें भी बढ़ाई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें अब या फिर और अन्य पार्टी की बात करें, सब अपनी अपनी ताल अलग अलग राज्यों में ठोक रहे हैं। जब मिलजुल कर चुनाव लड़ना है तो ये बंटवारा क्यों नहीं हो जाता कि ये हिस्सा हमारा है, इस पर हम काम करेंगे और इस पर आपका साथ हमको चाहिए। मुझे जहां तक आसान भाषा में समझ में आता है, स्ट्रैटेजी तो यही होनी चाहिए ना, सत्ता पक्ष को चुनौती देने के लिए। देखिए पूजा जी, इंडिया अलायंस पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। इंडिया अलायंस में किसी तरीके की कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है और हम ये लड़ाई जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, जितने भी पार्टियां जिनका स्टेट में एक अपना प्रभाव है, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सीधे भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पे आपको मोर्चा लेते थे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो दल जिस अपने राज्य में मजबूत है उसको आगे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस को लड़ाई लड़नी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि 2019 में हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा और 2022 में भी हमारा वोट परसेंट बढ़ा, लेकिन हम सरकार में नहीं आ पाए। लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ते हुए समाजवादी पार्टी के लोग ही आपको नजर आए। और आपने देखा होगा कि जब पहली बैठक, इंडिया परिवार की पहली बैठक जब पटना में हुई तो उस टाइम 15 घटक दल थे। उसके बाद जब यही बेंगलुरु में हुई, कर्नाटक में हुई, तो उस टाइम 26 दल हो गए थे। और आज जो सुनने में आ रहा है कि 2 घटक दल और बढ़े हैं, तो हमारी संख्या 28 हो गई। और मैं समझता हूं कि ये जो इंडिया अलायंस की जो बैठकें हैं, इस बैठक में आज देखिए बहुत सी चीजें तय हो जाएंगी और जो पीसी होगा उसमें आप लोगों को बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस बीच सत्यप्रकाश और अखिलेश, मेरे दो सहयोगी भी हमारे साथ में रहेंगे। डॉक्टर हामिद हुसैन साहब, कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सत्ता करने का जो ये कह लीजिए एक्सपीरियंस है वो कांग्रेस के पास में है। तो ऐसे में कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है इस इंडिया गठबंधन में? सबको बांध कर रखने में, रणनीति बनाने में, किस तरह से कांग्रेस सबको साथ लेकर चलेगी? हामिद साहब ये देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। आपने कहा था कि चंद्रयान से जो फायदा हुआ है, चंद्र पे सल्फर है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आज इंडिया की जो बैठक हो रही बॉम्बे में, ये हिस्टोरिकल है। इसलिए हिस्टोरिकल है कि देश राष्ट्र हित में बहुत बड़े जरूरी है कि आप विपक्षी दल एकजुट हो और वो पावर में आए। इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आप देखेंगे आपका विदेश नीति में हमारा जो है जो फेल्यूर हुआ है, बहुत भयंकर फेल्यूर हुआ। खास करके जो चाइना जो हमारे अंदर घुस आया है। अरुणाचल प्रदेश में जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि 2000 किलोमीटर उन्होंने दखल कर लिया है। आप देखिए, आप लद्दाख में हमारे 65 पोस्ट में आर्मी के पोस्ट है, जिसमें कि 25 पोस्ट में हमारे जवान पहुंच नहीं पाते पेट्रोलिंग की वजह से। तो आज इधर प्रधानमंत्री जी बिल्कुल आपका खामोश है। इनके द्वारा 28 लाख पॉपुलेशन जो मणिपुर है वो समझता नहीं है, तो 140 करोड़ जनता को कैसे संभालेंगे? इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी नू में बहुत आपका जो दंगा हुआ उसको संभाल नहीं पाए। तो बीजेपी सरकार हर जगह फेल हो रही है। इकोनॉमिक दृष्टि से आप देखिएगा तो मैं समझता हूँ बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं है। अभी मैं आपके संबित पात्रा की बात सुन रहा था, मैं 3 ट्रिलियन पहुंच गया हमारा इकोनॉमी। आप समझना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड में जो जीडीपी है वो है 112 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जबकि हमारा सिर्फ 3 है। हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें 17 या 18 लाख ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए एमपीआई मल्टी डायमेंशनल अपना पॉवर्टी इंडेक्स में 190 कंट्री में हम 138 में है। और आप देखिए जीडीपी में हमारा जो ग्रोथ रेट है वो आपके जाके 142 है भारत पूरा विश्व में। और आपका देखिएगा हर तरह से एसडीआई में अभी हामिद साहब एक सेकंड सुनिए। हामिद साहब, मेरी बात अगर आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल कुछ और था। मैं साउथ पोल की बात कर रही हूँ, आप नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे ये पूछा कि इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का बड़ा अहम योगदान रहने वाला है, बड़ा अहम रोल रहेगा, लेकिन वो रोल क्या होगा? क्या रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ेगी? मैं वो कांग्रेस का पक्ष जानना चाह रही हूँ। ये विषय तो आप उठा ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो आज का मेरा विषय है उस पर भी आप बात करें। कांग्रेस के बिना तो ये गठबंधन हो ही नहीं सकता है। सेंट्रल फोर्स है क्योंकि सबसे बड़ा जो है बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी व्यापक है, पूरा भारत वर्ष में है। इतने तो पार्टी बीजेपी भी सारी जगह पर नहीं है, तो हमारा रोल तो बहुत होगा। लेकिन दूसरी बात यह है, आप जानते हैं आजादी से ही आपने सैक्रिफाइस करना सीखा है, एडजस्टमेंट करना सीखा है, और राष्ट्र हित में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और रीजनल पार्टीज हमारे साथ है, मोस्ट ऑफ द रीजनल पार्टीज हमारे साथ है। तो हमारे जो सीएमपी हम एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि जब कांग्रेस के नेतृत्व के बगैर
मैं आपके पास आ रही हूँ, मेरे साथ में और भी तो मेहमान है, मनीष जी भी हैं, राहुल लाल जी भी हैं, मैं आपके पास आ रही हूँ, दोनों के पास वापस लौटूंगी। एक बार पहले मैं सत्यप्रकाश सोनी का रुख करूंगी और अखिलेश भी हमारे साथ में। सत्यप्रकाश, सुना आज एक कंट्रोवर्सी हो गई नीतीश के पोस्टर को लेकर, क्या थी वो कंट्रोवर्सी, जरा हमारे साथ जो मेहमान है उनको बताइएगा। बिल्कुल, देखिए नीतीश जेडीयू जो प्रमुख नीतीश कुमार हैं उनको लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की नींव रखी और 2024 के चुनाव में जो यह नींव रखी गई है उस पर जो है एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर यहाँ मुंबई में बैठक हो रही है, पोस्टर लगवाए किसने? जेडीयू के जिन नेता, बिहार के जिन मुख्यमंत्री की बात आप कर रहे हैं नीतीश कुमार की, अब ये क्या जेडीयू के समर्थकों द्वारा लगाए गए पोस्टर हैं? भाई वो तो उनका वहां पर कोई सीमा भी नहीं है कि बिहार और मुंबई इतना करीब है कि यहां से उठो तो यहां से कूद के बैठ जाओ। अब मुंबई और बिहार में तो दूरी है, फिर ये बिहार से उठकर वहां ये पोस्टर लगाने वाले हैं कौन लोग? देखिए, जेडीयू पार्टी के लोग नहीं रहते, लेकिन बिहार के लोग जरूर रहते हैं। तो जाहिर तौर पर बिहार समाज के लोग जो है उनकी मंशा है कि जो नीतीश कुमार अगर मुंबई में आ रहा है तो उनका स्वागत होना चाहिए, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया है, जाहिर तौर पर यह देखने वाली बात है कि आखिरकार ये जो पोस्टर लगाया है पार्टी की तरफ से लगाया गया है या कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया गया है या फिर किसी और ने लगाया है, इस पर जो है अभी क्या चल रहा है वहां पर, जल्दी से बताइएगा। यहाँ आना शुरू हो गया है। ऐसे में राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तिलक भवन में होने वाली थी वो 5 बजे के आसपास, उसे जो है एक बार फिर से ग्रैंड हयात में कर दी गई है। 4 बजे कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के उन तमाम नेताओं की जिम्मेदारियों को लेकर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सवाल कर रहे थे कि आखिरकार कांग्रेस की क्या जिम्मेदारी होगी, क्या भूमिका होगी, उस पर जो है राहुल गांधी जवाब दे सकते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अखिलेश सोलंकी भी बात है। अखिलेश, एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक, एनडीए की बैठक को लेकर क्या जानकारी है? सुना है कि जो बागी होकर आए थे आज उनके साथ बात होगी, कैसे रणनीति बनाई जाए, किस तरह से चुनाव में उतरा जाए। महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र के लोग होंगे तो वहां पर बात महाराष्ट्र की होगी कि भाई जो छूट गए उनको भी साथ में कैसे लाया जाए, क्या ये बात होने वाली है? आपके पास क्या सोर्सेज हैं अखिलेश? जी पूजा, जिस तरह से अगर हम इस बैठक का जिक्र करें तो जो समझ में आ रहा है, जो जानकारी यहाँ से निकल के आ रही है कि साफ तौर पर एक लोगों को लेकर बात होगी कि लोगो क्या हो हमारे टीम इंडिया का, जो कि एक तरह से सियासी टीम इंडिया है। दूसरा, कन्वीनर कौन हो, इसको लेकर मंथन होगा। तो मन मिलाने के लिए मत बाद में मिलेगा, यानी कि औपचारिक बैठक कल होगी। मन मिलाने के लिए आज पहले तो पीसी होने जा रही राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब पीसी करेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेर सकते हैं। टीवी पर पोस्टर दिखा रही हूं अपने दर्शकों को जिसमें लिखा हुआ है दे विल विन टुगेदर। एक पोस्टर में देख रही हूं, इसमें सबसे बड़े लीडर के तौर पर फ्रंट पर है राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर भी किसी पद पर नहीं बैठे हैं, उनसे बड़ा पद खड़गे साहब के पास में, लेकिन खड़गे साहब ऐसे किनारे में हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले हैं राहुल गांधी? वहां से क्या बात निकल कर आ रही है जल्दी से? देखिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा घटक है इस पूरे गठबंधन में, तो ऑब्वियस है कांग्रेस के नेता हों, चाहे आपने पहले भी सुना होगा गहलोत साहब भी कह चुके हैं उनको लीड करना चाहिए, खड़गे खुद कह रहे हैं कि लीड करना चाहिए। तो कांग्रेस की मंशा तो है, लेकिन अभी कांग्रेस खुलकर ये बात कहेगी ये मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। कांग्रेस को पता है कि स्थितियां उसके अनुकूल नहीं है, पहले सबको एक करना है और फाइट में जाना है, उसके बाद चेहरे पर बात होगी। तो अभी चेहरे को लेकर बहुत मंथन नहीं होगा। जो हम कह रहे हैं कि कन्वीनर कौन होगा उसको लेकर बड़ी बात होगी, और एक सिंबल या साइन या लोगो क्या हो सकता है उसको लेकर बात होगी। जैसे मैं कह रहा था कि मत मिलाने के लिए मन मिलाने की आपके पास अखिलेश, मैं आप दोनों के पास वापस लौटती रहूंगी तमाम जो ताजा अपडेट है उनके लिए। लेकिन हमारे साथ में मनीष जी भी लगातार बने और राहुल लाल भी। मनीष जी, ये पोस्टर में देख रहे हूं, क्या ये मानकर चला जाए कि राहुल गांधी को यहां पर लीडर के तौर पर प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई राहुल गांधी वो बड़ा चेहरा होंगे? इस पोस्टर से तो यही हो रहा है। नीतीश के लोग चाहेंगे कि नीतीश वो चेहरा हो, राहुल कांग्रेस में लोग चाहेंगे राहुल गांधी वो चेहरा हो, सपा के लोग चाहेंगे अखिलेश वो चेहरा हो, आपके लोग चाहेंगे अरविंद केजरीवाल वो चेहरा हो। और उसकी बानगी हमने देख भी ली कई दफा, कई मौकों पर उनके नेताओं की जुबान से हमने सुन लिया कि नेता तो वही होने चाहिए। देखिए, अगर मैं गठबंधन की एंगल से बात करूं तो ये तो सत्य है कि इस समय गठबंधन में जो सबसे प्रभावशाली चेहरा है वो राहुल गांधी हैं। वो प्रभावशाली इसलिए भी हैं कि वो राजीव गांधी के बेटे, गांधी परिवार के अंश हैं, इसलिए भी हैं, और इस समय भारत यात्रा करके वो बड़े बन भी रहे हैं। तो ऐसे में वो प्रभावशाली चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है। दूसरी बात अभी आपने कही, अभी वो कोई कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने नींव रखी है संगठन की, तो वही संगठन के नेता होने चाहिए। तो देखिए, जिसने नींव रखी वो तो पिता हुआ, तो नीतीश कुमार जी तो गठबंधन के पिता हैं, तो गठबंधन का पति तो कोई और ही होगा, वो राहुल गांधी हो सकते हैं, और राहुल गांधी कुंवारे भी हैं। तो ये तो बात रही गठबंधन की। मेरा बड़ा प्रश्न पूजा जी ये है कि आज की मीटिंग का इनका एजेंडा ही क्या है? इनका एजेंडा है लोगो बनाना, इनका एजेंडा है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना, और इनका तीसरा एजेंडा है मानो सीट शेयरिंग का आंकड़ा। यानी बात तो सिर्फ ये है कि हम देश की जनता को ये मैसेज ही नहीं दे पा रहे गठबंधन के माध्यम से कि हम चाहते क्या हैं। मोदी को हटाने के अलावा इनके पास क्या एजेंडा है? भाई मोदी जी ऐसा क्या नहीं कर रहे जो आपको करना है, वो आप नहीं बता रहे हैं। मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं वो आप नहीं बता रहे हैं। अगर आप उस गलत को सही करेंगे तो आप कैसे करेंगे ये आप नहीं बता रहे हैं। बस आप ये बता रहे हैं मोदी जी को हटाना है, इसलिए उसको हर विपक्षी दल को कि शादी से पहले दहेज की बात कर लो भाई। निश्चित रूप से शादी से पहले इंटेंट की बात कर लो कि भाई हमें साथ रहना भी है कि नहीं है। इन दोनों सारे 28 दलों के बीच में क्या एक बॉन्डिंग है कि जैसे ही चुनाव होंगे कहीं ये टूट कर अमित शाह के पाले में ना गिर पड़ेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? कोई डिक्लेरेशन देने को तैयार नहीं है। इस आयोजन का जो सबसे बड़ा होस्ट है माननीय शरद पवार, गठबंधन को आज यही नहीं पता कि शरद पवार इनके साथ हैं या नहीं है। पवार साहब की पावर पॉलिटिक्स को कोई नहीं समझ पा रहा, और कोई उनसे हिम्मत करके पूछ भी नहीं पा रहा कि भाई साहब आप किधर हैं। और जिस दिन उन्होंने कोई नखरा दिखाया, गठबंधन के परखच्चे उड़ जाने। आर्य राहुल लाल जी, आप ही जवाब दीजिए इस बात का। यहां पर एक सवाल तो लगातार बना हुआ है, वो सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी 2047 का पूरा एजेंडा लेकर चल रही है, 2047 का सपना लोगों को दिखाया जा रहा है, राइट? और दूसरी तरफ जब इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो उनको भी तो सामना करने के लिए ऐसा कोई विजन पेश करना होगा ना। विजन से पहले तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि इस इंडिया का विजन क्या होगा, ये पॉसिबल हो भी पाएगा कि नहीं? ऐसा ही है कि राहुल लाल जी? देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी 2047 का सपना तक ही कहाँ रुकी है। प्रधानमंत्री जी तो 15 अगस्त को जो है कि 3023 1000 साल आगे तक का भी सपना देख रहे थे। तो देखिए, सपना और विजन दिखाने में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया भारत द्वारा, 1000 साल आगे तक का सपना दिखाया गया। अभी बात ये हो रही है कि भाई टीम इंडिया कितना मजबूत है एनडीए की तुलना में। देखिए, हम लोगों ने देखा कि एनडीए की बैठकें नहीं हो रही थी। 2014 के बाद जब टीम इंडिया की दूसरी बैठक हो रही थी तब एनडीए की हम लोगों ने बैठक होती देखी। एनडीए में जब एनडीए की बैठक हुई तो उसमें एनडीए में 38 दल थे और उस समय इंडिया में 26 दल थे। आज इंडिया में जो है 26 से बढ़ के वो 28 दल हो चुका है और एनडीए के 38 से घट के 37 हो गए। कुकी पीपुल्स अलायंस केपीए, इन्होंने मणिपुर के क्षेत्रीय दल थी, उन्होंने जो है कि इनसे वो उनके गठबंधन से बाहर हो गए। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी राहुल जी, मैं एक सवाल का जवाब चाह रही हूँ। इस बात को तो आप भी मानते हैं ना कि बीजेपी का पेट भरा हुआ है और अभी बाकी जो विपक्षी दल है उनका पेट खाली है। यहाँ पेट भरे और खाली से मतलब ये कि वो इतना सक्षम है कि वो अपने दम पर भी सरकार चला सकते हैं। और इधर जरा सोचिए कि आप बात करें अगर सीट शेयरिंग की या फिर अभी बंटवारे से पहले अगर सबके नंबर्स को ही देखा जाए तो नंबर किसी के पास उतना बड़ा तो नहीं है ना कि वो बीजेपी को टक्कर दे पाए। तभी तो सब साथ आए ना। बिल्कुल आप सही करेंगे। देखिए, ये नंबर्स की तुलना हम लोग 2014-2019 के संदर्भ में कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थितियां हम लोग 2023 में आ चुके हैं और स्थितियां बदल चुकी हैं। इस समय जो 14 में आए वो 24 में चले जाएंगे। एसएन सिंह जवाब देंगे इस बात का। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीटें हैं, 14 में आ गए, 24 में आउट हो रहे हैं आप। नहीं, अच्छी बात कहें। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, भाई भाई सभी लोग हैं उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, हिंदू तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है और हिंदुओं को हम रहने नहीं देंगे। तो ऐसे गाली देने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को समझना नहीं देंगे। होता क्या है, जब आप कहेंगे कि हिंदू धर्म ही नहीं है तो ये माना जाता है कि आपकी विचारधारा है। कुछ दिन बाद कभी अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो आप कहेंगे कि हिंदू धर्म है ही नहीं, चलो हिंदुओं को यहाँ से हटाइए। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, पीडीपी भी समर्थन कर रही है, आई-एन-डी जो गठबंधन है उसमें वो कह रही है कि 370 बहाल कर देंगे। एक लोग कह रहे हैं कि वो जनता तो राक्षस होती है। तो मुझे लगता है जो एक दूसरे के खून के प्यासे केरल और पश्चिम बंगाल में थे, अगर वो साथ में आए तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसे लोगों के साथ है। ये ना आप तो बात ही ना करो, भ्रष्टाचारियों के संगठन बन के बात ना करो। मैं तो बता रहा हूँ इन भ्रष्टाचारियों के बारे में। अरे भ्रष्टाचारी तो घटा दिया ना आपने तो भ्रष्टाचारी घटा दिया। इंडिया गठबंधन के भ्रष्टाचारियों को तो उठा के साफ करने की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचारी आप पहले तय नहीं कर लेते, कल को भाजपा के साथ जाएगा तो भ्रष्टाचारी
सा सवाल, पूजा जी एक हाँ। छोटा सा सवाल, आपने हमसे बोलिए। सवाल पूछा, पूजा जी 100 चोर अगर एक साथ खड़े हो जाए आप भ्रष्टाचार तो की अगर बात करो। किसी आम नागरिक से भी आप पूछा भ्रष्टाचार गया की चोर है बात किसी करो। को, कद्दू तो के उसका साथ आरोप आप लगाया भ्रष्टाचार जाएगा। लूटेंगे तो बांटेंगे, ये सोच के बाहर निकले बैठे हैं और बांटने वाले अब को इसीलिए अपने तैयारी अपने पूरी लिए है अरे कि आप लूटेंगे और लूटेंगे बांटेंगे। इंडिया में। नेता कौन है ये तय नहीं है, जब हमारा तय नहीं है, हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं है। राहुल लाल जी मनीष जी एक सेकंड, पूजा जी एक सेकंड, पूजा जी एक और छोटी देश सी, के पूजा चुनाव जी की एक और बात हो रही, छोटी मैं सी। चाहती हूँ कि विजन पर बात हो, एक एक करके बात करेंगे, एक सेकंड रुकेगा, वही क्या जल्दी पूजा से जी, बोलिए, मैं मुझे चुप हो बाकी लोगों के जाऊंगा, पास पूजा जी जाना है। 10 सेकंड। पूजा जी मैं पूछ रहा हूँ, पूरी दुनिया में कप्तान किसी न किसी टीम का होता है, यहाँ 1977 सारे में जनता कप्तान पार्टी का एक बनता सेकंड, था। एक सेकंड, लेकर- एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड, नहीं, राहुल जी जनता एक जनता पार्टी का सेकंड, राहुल जी कप्तान एक था। सेकंड, अरे मैं सुन आपको मौका लीजिए, दूंगी ना सुन इनकी लीजिए। बात पे ऑब्जेक्ट करने का, लेकिन एक सेकंड आपको सुन लो गाली पहले। हाँ। देखिए, अगर आपके गाली देने से आपकी सरकार बन जाती तो आप 2014 से प्रधानमंत्री जी ऐसे को और सिंह देश साहब की अपनी जनता बात को कीजिए ना, आप एक आप बार सुनिए पूजा अपनी जी, बात पूजा कीजिए। जी मैं एक छोटी सी पूजा जी मैं कह रहा हूँ, देखिए सबका एक कोई न कोई कप्तान होता है, इनमें आपस में ही शाम तक मार अरे पिटाई होने 2017 वाली में है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन समाजवादी कप्तान था? पार्टी बता दीजिए का क्या? बटेगा तो कौन सब कप्तान में था? बटेगा। 2004 में लूटने को 2004 में मनमोहन सिंह आए थे। मिलके कौन कप्तान था उस लूटेंगे। समय? रीजन पहले पता व्यक्ति नहीं, डेमोक्रेसी नहीं जाना थी। भी एक पड़ेगा, सेकंड, जीतना तो है, ये अरे भी एक पता है। सेकंड, बस पैसे भी राहुल लाल जी मनीष जी एक सेकंड, राहुल लाल जी मनीष जी एक सेकंड, एक सेकंड शांत हो जाइए, बनाए घमंडी यादव। एक सेकंड शांत हो जाइए। एसएन सिंह साहब, आप कह रहे हैं कि एक चेहरा, जरा मुझे ये बताइए कि जब आप प्रदेशों के चुनाव में जाते हैं वहां पर आप एक चेहरे की बात नहीं करते, आप कहते हैं कि हमारे पास तो कई चेहरे हैं। भाई इनके पास भी कई चेहरे हैं, इसमें क्या आपत्ति पूजा है? जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर कोई अगर देश के लिए काम करना चाहता है, इसमें क्या बुराई है? आपके लिए नहीं, हो तो बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल। इनके लिए हो तो बुरा। बिल्कुल बुरा नहीं पूजा जी, हम कह रहे हैं हम अपने हाँ, घर के हुसैन साहब, मुखिया और को दीपक रंजन मानते आपके पास आ रही हैं। हूँ। हमारे घर का जो मुखिया है वो सभी पार्टियां मानती हैं, लेकिन इनके यहाँ देख लीजिए आम आदमी पार्टी कर रही पूजा है। जी। हमारे मुखिया अरे क्या बात एक सुन सेकंड, लीजिए, इसका जवाब दे हम राहुल अपने गांधी समय साहब, से है कि बोलेंगे, नहीं? हमारे हामिद समय हुसैन इसका जवाब देंगे। हामिद हुसैन ये आप कह सुन रहे हैं कि लीजिए। भाई एक चेहरा तो दिखा दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के सामने जिस चेहरे को उतारने वाले हैं, जिसको आप देश के मुखिया के तौर पर पेश करेंगे, उसका चेहरा तो बता दीजिए, उसकी नाम राशि तो बता दीजिए। अरे चलिए वो छोड़िए, ये कह रहे हैं जरा संयोजक तो बता दीजिए। संयोग तक तो होगा, आपको पता है कि संयोग तक नियुक्ति होगी, उसके बाद चर्चा चल रही है किसको करना है, क्या करना है। देखिए, मैं राजनीतिक विश्लेषक थे गुप्ता जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी तो चेहरा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी इसको मैं मान लिया बताना जाए, चाहता हूं कि जब election- इसको मान लिया जाए यहाँ पे एक सेकंड, आपके एक सहयोगी सेकंड, जितने एक लोग हैं, क्या ये मान लें कि राहुल गांधी ही चेहरे होंगे? यही तो क्लियर कर दीजिए। एक सेकंड, देश यही तो जानना चाहता है, देश यही तो, हामिद हुसैन साहब, देश यही तो जानना चाहता है कि वो राहुल गांधी की पार्टी जो जनता को राशन करती है, मान लिया जाए राहुल उसके गांधी चेहरे चेहरा को। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी, आप तो ऑफिशियल प्रवक्ता है, जरा मुझे बताइए राहुल गांधी को नेता मानते हैं क्या इंडिया गठबंधन का, कि वही मुख्य चेहरा है? एक सेकंड हामिद साहब, आप ही के सहयोगी की हामिद पार्टी जी के मान प्रवक्ता लिया जाए है, यहाँ पे, तो जरा पूछ रहे हैं वो भी मानते हैं राहुल को कि नेता की नहीं? दीपक रंजन जल्दी से जवाब दीजिए। I don't want to disturb. देखिए पूजा जी, इंडिया अलायंस, इंडिया परिवार के एक घटक दल जो है, एक चेहरा प्रधानमंत्री हेलो। मोदी जी से जो है बड़ा। हाँ। देखिए, अगर इन्होंने नहीं दीपक रंजन, चेहरा एक जो होता है सेकंड, वो- दीपक अरे रंजन अपना आपने हामिद चेहरा साहब की तो अगर बता बात को सुना दीजिए, हो। अपना चेहरा बता ऐसे दीजिए, सिंह साहब, दूसरों की बारी में मत अकबर बोलिए, को आपकी बारी महान में कोई बोलता बताने है तो वाले बुरा अपना लगता है। चेहरा तो बता सब दीजिए। लोग अपनी टर्न में बात ये करें ना भाई, महाराणा प्रताप ऐसे तो बड़े खिचड़ी हैं कि पक जाएगी, अकबर प्लीज, बड़ा है। ये नहीं चलेगा। एक देश सेकंड, के संसाधनों पे एक का अधिकार मेरी बताने डिबेट वाला को अपना कैप्चर चेहरा मत तो कीजिए आप बता लोग। ऐसे दीजिए। सिंह साहब प्लीज सर, हेल्दी डिबेट वही है, देश की बात कर रहे हैं ना, तो देश की बात एक करके होनी चाहिए। मध्य प्रदेश मैं दीपक रंजन से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब एक सेकंड का वेट कीजिएगा, बस एक सेकंड। आपने कहा कि राहुल तो नेता है, लेकिन क्या आपके साथी लोग ये मानते हैं कि दीपक रंजन, क्या आप ये मानते हैं? मुझे आवाज क्यों नहीं दीपक रंजन की टीम? अरे राहुल जी हाँ, को मैं आपके पास आ कांग्रेस रही से हूँ, मानने मैं के आपके लिए पास आ रही तैयार हूँ नहीं हामिद है। साहब। दीपक रंजन, राहुल राहुल जी को गांधी को मान नेता कौन मानते रहा हैं है? क्या इंडिया गठबंधन का? जल्दी से देखिए पूजा जी, इंडिया परिवार का इंडिया गठबंधन में एक चेहरा जो है वो देश के प्रधानमंत्री से बड़ा है, देश के प्रधानमंत्री से अच्छा है। और अभी देखिए जब चुनाव के बाद डिप्लोमेटिक जब जवाब संख्या बल होती है उसके बाद दीपक जी प्लीज डिप्लोमेटिक जवाब नहीं। राहुल गांधी को नेता नहीं, कोई सुनिए भाई, कुछ भी मत बताइए। एक डिप्लोमेटिक जवाब सेकंड। नहीं, कोई डिप्लोमेटिक जवाब नहीं पूजा जी। जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री चाहिए, मुस्लिम प्रधानमंत्री खड़गे को छोड़कर सभी नेता दावेदार हैं। टीम इंडिया के कांग्रेस में दावेदार राहुल गांधी है, राहुल गांधी है कांग्रेस का दावेदार। एक सेकंड, कोई कुछ नहीं सुन पा रहा, कैसे आप लोग बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग
भारतीय मेरा जनता पार्टी एक सेकंड हामिद साहब, एक सेकंड हामिद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। दीपक रंजन जी मेरा सवाल है, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ। हामिद साहब फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। दीपक रंजन हाँ या ना में जवाब दीजिए और दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिए। राहुल गांधी को नेता मानते हैं क्या आप अपना? इंडिया गठबंधन का नेता राहुल गांधी को मानते हैं हाँ या ना? ये इधर उधर की बातें मत कीजिए प्लीज। देखिए तो सुन लीजिए, एकदम सबको शांत रहे। हामिद जी आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड जरा सब्र तो कीजिए। कोई नेता मुझे नहीं मौका मानते। दीजिए सबके साथ न्याय करने का। नहीं। ऐसे तो बिजली बच जाएगी, मैं किसी अब के ये साथ सुनने न्याय को नहीं कर पा रही। अभी सुनने को एक सेकंड मनीष जी, राहुल जी, मैं आप दोनों को पूरा मौका दूंगी, लेकिन प्लीज एक सेकंड रुक जाइए ना, एक सेकंड। हाँ बोलिए। देखिए पूजा जी, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जैसे भाई समाजवादी पार्टी की क्या आवाज सुन रहे हैं? कितनी सीटें हैं? एक सेकंड हामिद जी, समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें हैं? 3 पूजा जी स्थिति तब है जब इनका एजेंडा नहीं घोषित है। इनको एजेंडा तक पता नहीं हमारा एजेंडा क्या मैं है। सिर्फ दीपक रंजन को सुनना चाह रही हूँ फिलहाल। दीपक रंजन सिर्फ अखिलेश यादव। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अब बताइए हामिद साहब, आपके लिए राहुल गांधी नेता, उनके लिए अखिलेश यादव, टीएमसी के लिए ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के लिए एनडीए के लिए सिर्फ एक नेता मोदी। तो कैसे मुकाबला होगा जरा वो समझाइए हामिद साहब। सबसे बड़ा घमंडिया है। हामिद साहब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ आपसे, हर पार्टी के लिए अपना ही नेता पीएम कैंडिडेट है। एक तरफ एनडीए में बड़ा क्लियर है विजन कि हमारे नेता मोदी। तो यहाँ पर जब तक वो विजन क्लियर नहीं होगा, जनता के बीच में कैसे पैठ बना पाएंगे? पूजा यही बात आपको समझा रहा हूं मैं। पूजा जी यही बात मैं समझा रहा हूं। समझाइए ना, मैं पूजा जी समझना चाह मैं रही यही हूँ। बात समझा रहा हूं कि यूपीए जब आपका वाजपेयी जी उससे बहुत बड़ा चेहरा थे, लेकिन वाजपेयी जी तो हार गए ना। सोनिया गांधी की लीडरशिप आया तो वाजपेयी जी तो हार गए थे। पहली बात ये उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी बात, हमें अभी लीडर चयन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा इंदिरा राहुल गांधी ने तो गांधी इतने है बड़े-बड़े और काम सबसे किए, बड़ी वो भी तो पार्टी हार गई थी ना। लेकिन वो बाद में तय किया जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, सब लोग आएंगे तब तय होगा। अब उस बात को हम इशू को उठाना नहीं चाहते। लेकिन एक बात बताओ, रीजनल पार्टीज अगर अपने नेता को अगर प्रोजेक्ट करना चाहता है, उसे हमें सीटें मिलती है, वोट ज्यादा आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं अब आप दोनों को मौका दे रही हूं, मैं एक सेकंड जिसका तीर निशाने पे लगेगा, जिसका तीर निशाने पे लगेगा वो अरे भाई जिस बात की ये स्वयं में हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं मेरा नेता मेरा नेता मेरा नेता मेरा नेता मेरा नेता यही लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी, लालू यादव, राहुल गांधी खड़ गए है ना। भारतीय जनता पार्टी में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब राहुल जी मुझे आपकी आवाज करानी पड़ेगी स्टूडियो के अंदर भी। एक सेकंड रुक जाइए, जरा सुन लीजिए ना। अब मैं आप ही के पास आ रही हूँ, दोनों के पास आ रही हूँ। आप लोग तब से दूसरों की टर्न में बोल रहे हैं, अब मैं दोनों के पास आ रही हूँ और वन बाय वन बात कीजिएगा। राहुल लाल मैं विजन जानना चाह रही हूँ। भाई इंडिया गठबंधन को एक विजन तो रखना पड़ेगा ना। ये तो आप मानते हैं कि देश की पॉलिटिक्स में एक विजन के साथ ही आप जनता के बीच में घर कर सकते हैं, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन का विजन भी बिल्कुल स्पष्ट है। क्या विजन स्पष्ट है कि देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो और अर्थव्यवस्था के वृद्धि का लाभ सबसे वंचित तबके तक पहुंचे, वो केवल चंद पूंजीपतियों तक सीमित न हो जाए। देश में जो हिंदू मुस्लिम की खाई है, वो खाई बिल्कुल जिस तरह से बड़ी है, वो खाई खत्म हो और मोहब्बत का प्यार का पैगाम हर तरफ पहुंचे। यही तो कुछ बुनियादी मामले हैं। जो भारत का जो भारतीयता है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, एकजुट रहे, चट्टान की तरह देश आगे बढ़े, ये कुछ मूलभूत मिशन है यहाँ पे, जिसको कि टीम इंडिया ने बिल्कुल विजन के तौर पे सामने में रख दिया है। हाँ। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से यहाँ पे गरीबों को कुचला गया है, यहाँ पे मध्यम वर्ग को कुचला गया है, मध्यम वर्ग के ऊपर तमाम टैक्स के दबाव है। ऑफ द रिकॉर्ड किसी से भी पूछ लीजिए, तमाम दबाव के गरीबों को आवाज दी है, क्यों नहीं उसको इज्जत कर दी है, क्यों नहीं किसान सम्मान निधि दी है, गैस में वृद्धि जो सात लाख सड़क सुरक्षा शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। देश उसको चुनेगी, देश उसको चुनेगी, देश आपको तो चुनेगी नहीं। देश के संसाधनों पे राहुल गांधी जी ने बड़ी लॉजिकल बातें कराने कही, वाले उनके लॉजिक्स में समझा देता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं मध्यम वर्ग को कुचला गया, तो आज टैक्स का जोर है। एक सेकंड एसएन सिंह साहब, एक सेकंड। हाँ 7 लाख रुपए तक की नीति पे आपको टैक्स नहीं देना है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास वापस 7 नहीं झूठ मत बोलिए, अभी अच्छा बीच में मत बोलिए, अरे मैं बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलिए, नहीं बीच में, अरे यार ये गलत बात है राहुल लाल, मैं आपकी बात में नहीं बोला, जब आप बोले बीच में नहीं बोला। राहुल जी अरे मैं साबित कर सकता हूँ, अरे झूठ मत बोलिए यार। भाई देखिए सुनिए, देखिए अर्थव्यवस्था पहले ही टॉप पर पहुंच रही है, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, पहली बात।
और जनता को लाभ, सुनिए, जनता को लाभ कैसे पहुंचेगा? जनता को पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, जनता के लिए ट्रांसपोर्टेशन पहुंच रहा है, जनता के लिए सड़कें बन रही है। मनीष जी, इतना ही सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर एनडीए को अपना कुनबा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इससे पहले तक तो एक रणनीति की थी कि भाई आपको रीजनल पार्टीज की जरूरत नहीं है, इकला चलो की राह पर आप चल रहे थे। अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि आपको ओम प्रकाश राजभर भी अच्छे लगने लग गए हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये आपको से मेरा मतलब भाजपा को, मैं भाजपा का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन अपनी मन की बात कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है किसी क्षेत्र में उसकी रिप्रेजेंटेशन कम है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कम है, और वहां के लोगों से गठजोड़ करके जनता के और नजदीक तक पहुंचकर उनके विकास का कार्य किया जाए, तो गठबंधन भी ना बोलो तो गठबंधन करने में कोई हार्म नहीं है। टीम इंडिया जब तक अरे गठबंधन, टीम इंडिया से पहले भी संगठन था। आप चिल्ला रहे हैं, आप छापा मार आदमी हैं, आप क्या भाग जाते हैं। मैं अर्थव्यवस्था पे बोल रहा था, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप पर हिम्मत ही नहीं सुनने की हिम्मत नहीं है आपको, आपको सुनने की हिम्मत ही नहीं है। सपा के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड दीपक रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले दीपक रंजन। मैं मनीष भाई से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा ना कि कुछ सेक्टर में, कुछ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं पहुंच पाया, तो सबका साथ सबका विकास का नारा इनका कहां चला गया? वो खत्म हो गया इनका नारा कि नहीं खत्म हो गया? मनीष जी, जिसने इनको गाली देने का काम किया और पानी पी पी करके बोरा भर भर के गाली दिया, आज इतने मजबूर हो गए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को इन्होंने अपने एनडीए में शामिल कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, उस पर क्या राय है? मतलब जब एकता की, एकजुटता की बात की जा रही है, तो फिर आप ही के नेता, पार्टी के आपके महासचिव है ना, वो बांटने की बात क्यों करने लगते हैं? देखिए पूजा जी, उनके कहने पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये उनका व्यक्तिगत बयान था। समाजवादी पार्टी के आपने ये भी कहा कि व्यक्तिगत बयान आपकी पार्टी के महासचिव हैं और आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं कह रहा हूँ इस बात, अखिलेश यादव ने उनकी बात को रिजेक्ट किया नहीं। एक सेकंड, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य की मैं पूछ लूं यहाँ पे, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं पूछ लूं तो दीपक रंजन स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से ऑफिशियल प्रवक्ता होने के नाते आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? मैं दीपक रंजन की मन की बात नहीं पूछ रही, मैं एक ऑफिशियल प्रवक्ता से पूछ रही हूँ, क्या समाजवादी पार्टी इस बात से इत्तेफाक रखती है जो उन्होंने कही? मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि भाई ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। जब आप पार्टी के पद पर बैठे होते हैं तो आपकी व्यक्तिगत बयान नहीं होते, आपका हर एक लफ्ज, अगर आप दीपक रंजन यहाँ बैठकर कुछ कहेंगे तो आपका हर एक लफ्ज पार्टी की लाइन है। हाँ, ये सब झूठे लोग हैं जो इस तरह का बयान देने वाले, मुखौटाधारी राहुल जी, और प्लीज मनीष जी एक सेकंड सुने तो दीजिए वो लोग क्या बोल रहे हैं। अरे राहुल खान जी सुनिए राहुल खान जी, हमें भी तो सुन लीजिए। भ्रष्टाचार की गारंटी राहुल खान जी, हमें भी तो सुन लीजिए। अशोक जी भाजपा की भी तो सुन लीजिए। क्या है पूजा जी, ये लोग सिमली का समर्थन करते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। बोलिए हसन सिंह साहब। में क्या कहना? अच्छा पूजा जी देखिए, आपने पूछा, मैं पूछ रहा हूँ। स्वयं अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हिंदू जो है कहीं भी पत्थर रखकर और उस पर पूजा करने लगते हैं। क्या कभी किसी धर्म पर कहें अखिलेश यादव जी कहते हैं? अधिकार नहीं है क्या हसन सिंह साहब? उनको भी तो पूजा करने का अधिकार है। मेरे पास अब देखिए प्लीज वक्त नहीं है और मेरे दोस्त हैं कि बहुत देर से धूप में दफ्तर खड़े हुए हैं ताकि जनता तक सारी खबरें पहुंचे। जल्दी से अखिलेश, अभी क्या नया अपडेट है? अखिलेश जल्दी से बताइए क्या नया अपडेट है? पूजा, लगातार तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। सीताराम येचुरी यहाँ पर पहुंचे हैं, महबूबा मुफ्ती पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ जुट रहे हैं और थोड़ी देर में सोनिया राहुल यहाँ पहुंचने वाले हैं। यही अपडेट है। 12:30 बजे उड़ान भर चुकी हैं सोनिया गांधी राहुल के साथ और यहाँ पर पहुंचने वाले 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जाए। क्या वो उत्साह नजर आ रहा है, वो चेहरे पर चमक नजर आ रही है? क्या 2024 को फतह करेंगे? बिल्कुल साफ तौर पर ये अलायंस जो बन रहा है और अभी तो क्या नेता जुटेंगे, उसके बाद उनके चेहरों की चमक देखेंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल चेहरे हैं उनमें एक तरह के संतोष का भाव फिलहाल नजर आ रहा है। ये संतोष कब तक टिकेगा देखना दिलचस्प होगा। पूजा और सत्यप्रकाश, आपके पास क्या जानकारी है? आपने देखा किसी के चेहरे पर पड़ा कुछ? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, कभी कोई चेहरा क्या आपने पढ़ा है? बिल्कुल, देखिए 2 बजे के आसपास एकनाथ खड़से आएंगे और उसके बाद जो है राहुल गांधी सोनिया गांधी का आगमन होगा। लेकिन यहाँ जिस तरह की तैयारियां की जा रही है वो बिल्कुल, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली थी, लेकिन औपचारिक तौर पर यह अचानक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने रखा है। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तमाम सवालों के जवाब उन्हें
देने होंगे। हालांकि मीडिया ने बिल्कुल लिस्ट बना के रखी कि किस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों का जवाब वह देते हैं, क्योंकि पीएम के चेहरे से लेकर संयोजक कौन होगा, उसके अलावा क्या मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे होंगे जो पीएम मोदी को हराने के लिए काफी रहेंगे, ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिसका जवाब जो है राहुल गांधी को देना होगा। हालांकि यह 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, लेकिन 4 बजे राहुल गांधी सोनिया गांधी मुंबई एयरपोर्ट लैंड करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन चलिए, ठीक बिल्कुल उत्साह है, क्योंकि कल जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कहा था कि बहुत बड़ा बदलाव जो है भारत होने में वाला देखने को है। मिलेगा चलिए अब इस देखना होगा बैठक कि के वो बाद। क्या बदलाव होने वाला। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिनको कम वक्त मिला उनसे माफी, लेकिन कोशिश की कि सबको बराबर का वक्त मिले और सब लोग अपनी अपनी बात रख पाए, अपनी पार्टी का स्टैंड रख पाए। कुल मिलाकर देखिए, फैसला जनता नहीं करना है।